नहीं है। लेकिन जब प्रतियोगिता परीक्षा में 4 विकल्प देकर के प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि हम कहीं न कहीं उसमें भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमको शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं होता, उपसर्ग के अर्थ का ज्ञान नहीं होता, और जिसके साथ में उपसर्ग लगा है उसका भी ज्ञान नहीं होता है। तो हम उसको ज्ञान को ही बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे कि वो ज्ञान बढ़े हमारा। उपसर्ग के अंतर्गत सबसे प्रमुख रूप से जो चीज़ आती है वो चीज़ आती है सबसे अधिक संधियों का प्रयोग। अगर आपको प्रथम टॉपिक जो संधि का था, अगर वो अच्छी तरह समझ में आ गया है तो सारी संधियाँ उपसर्गों से मिलकर के ही बनी हैं और इनसे ही नए शब्दों का जो है प्रादुर्भाव होता है। अगर संधि आपने अच्छी तरह सीखी है तो आपको उपसर्ग में जो है उपसर्ग शब्द के साथ में लगा करके बनाने में शब्दों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप संधि में कहीं कहीं कमी रख रहे हैं तो निश्चित मानिए उपसर्ग में भी आपको बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो आज हम उपसर्ग जो है 12वीं की क्लास तक हम पढ़ते हैं तो दे तो पूरे रखे होते हैं, लेकिन प्राय हम 22 उपसर्गों को पढ़ के छोड़ देते हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग हैं 22, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अदि, अपि, प्रति, परि, उप, सु, उद, उत, ये जो हमारे 22 उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों को हम पढ़ते हैं, बाकी के उपसर्गों को हम छोड़ देते हैं। जबकि बाकी के उपसर्गों का ज्ञान नहीं होने पर ये उपसर्ग भी जो है हमको कभी कभी काम आते हैं, वो भी काम आते हैं, तो साधारणतः उनको भी काम में लेना चाहिए। उनसे भी शब्दों का निर्माण होता है, नए नए शब्द आपको देखने को मिलते हैं, नए शब्दों की जानकारी मिलती है, अर्थ की जानकारी मिलती है। इसलिए हमको जो है सबसे पहले उस व्याकरण में उपसर्गों का ज्ञान जो है बहुत ज़रूरी है। और आज हम उपसर्ग का टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने। आशा है आप अच्छी तरह सीखेंगे, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देंगे। मैं प्रत्येक शब्द को संधि युक्ति बताऊंगा। संधि से बिना संधि का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ बिना संधि की युक्ति बताऊंगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ कोई संधि कार्य नहीं होता है, केवल शब्दों को मिलाया जाता है। दोनों तरीके से बताऊंगा। चलिए हम उपसर्गों की ओर चलते हैं। सबसे पहले परिभाषा आपके सामने है। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश। सबसे पहला शब्द है आपका शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है जो पूर्ण रूपेण शब्द नहीं है, शब्द का अंश है। और जब शब्द का अंश होता है तो उसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ शब्द के लग करके ही हमको प्राप्त होता है। प्रथम दृष्टि में उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है, यह जिस शब्द के साथ में लगता है उसी के अनुसार अर्थ देता है, जो परिभाषा में भी है। शब्दांश जो किसी मूल शब्द या क्रिया, हम ये कह सकते हैं, या क्रिया के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, तथा मूल अर्थ में जो उसका मूल अर्थ होता है शब्द का, उस अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। जिस शब्द का जो है मूल अर्थ है, सामान्य अर्थ दे रहा है, लेकिन उपसर्ग लगने पर वो जो है विशेष अर्थ देने लग जाता है, तथा मूल अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं और उसे पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं। कई बार जो है उपसर्ग साथ में जब लगता है तो अर्थ को पूर्णतः परिवर्तित करने में भी समर्थ होता है। जैसे हमारा शब्द है लोम। लोम का मतलब होता है सीधा, लेकिन इसी के सामने हमने उपसर्ग लगाया वी और हमारा शब्द हो गया, अर्थ शब्द बन गया विलोम, और विलोम शब्द का अर्थ होगा विपरीत। तो पूर्ण रूपेण अर्थ को बदलने में भी ये समर्थ होते हैं, तथा कभी कभी विपरीत अर्थ भी प्रदान करते हैं। उपसर्ग शब्दांश होने के कारण स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, स्वयं का इनका कोई अर्थ नहीं होता है। इनके हम जो उपसर्ग के सामने जो अर्थ लिखे होते हैं वो संभावित अर्थ होते हैं, कि संभवतः ये अर्थ इनके निकल सकते हैं, उनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। पूर्व में लगकर शब्द में विशेषता प्रदान कर देते हैं। ये पूर्व में जो है लग करके, इसका मतलब शब्द के पहले लगते हैं। उप का मतलब होता है समीप, सर्ग यानी प्रकृति है, शब्द या क्रिया के समीप लग करके जो विशेषता उत्पन्न करें उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का जरा सा जो है
किस प्रकार से उपसर्गों को लगाते हैं, किस प्रकार से अर्थ परिवर्तन करते हैं, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपका शब्द है जय, जय शब्द है और इसमें हमने अगर जो है परा उपसर्ग लगा दिया तो यही अर्थ जो है विपरीत हो गया। जो अभी जय की बात कर रहा था वही आपका पराजय यानी हार में। ये एक शब्द के दो उपसर्गों का प्रयोग सामान्यतः कई बार दो उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका जो है व्यायाम शब्द है, में ये शब्द है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, तो हमको दो उपसर्गों को भी निकालना होता है। तो हम इसका जो है संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे सामने आएगा वी धन आ धन या। और आप जो है देख लीजिए कि हमने यहाँ से यहाँ इसका संधि कार्य किया, संधि कार्य किया तो इसमें ई है और ई के स्थान पर क्या हो गया, यह हो गया। तो वी में से ई निकाल लिया तो वह कैसा रह गया भाई, हमारा आधा रह गया। और यह में हमने कौन सा स्वर मिला दिया, आ स्वर को मिला दिया। तो आ स्वर के मिलाने पर ये क्या बन गया, या। बाकी का हम इसको मिला करके लिख देंगे। ये आधा है तो आधे का प्रयोग होगा, आधे का प्रयोग होता है तो वो आधे वर्ण के रूप में प्रयोग होता है। और ये व्यय, ये या और दूसरा या यहाँ रखा ही है, ये या और मैं। आपका शब्द क्या बन गया, व्यायाम बन गया। कई बार ऐसे भी शब्दों का प्रयोग होता है जहाँ कोई शब्द साथ में नहीं होता है लेकिन दो उपसर्गों को साथ रख दिया जाता है तो भी हमारा जो है अर्थ बन जाता है और एक अच्छे अर्थ की प्रतीति होती है। ये शब्द कई बार वर्तनी शुद्धि में भी हमारा सहयोग करते हैं। ये शब्द अमुक शुद्ध है या अशुद्ध है, इस बात की प्रतीति भी ये करा देते हैं। तो कैसे कराते हैं प्रतीति, ये प्रतीति ऐसे करवाते हैं। भाई देखिए शब्द है आपका संसद, ये शब्द है, हम सीधे सीधे लिख देते हैं संसद, जबकि ये शब्द शुद्ध नहीं है अभी, क्योंकि आपने देखा होगा संसद में द में जो है हलंत लगा हुआ होता है और बिना हलंत का हम प्रयोग कर रहे हैं। सामान्यतः लिख देते ठीक है, लेकिन जब हम प्रतियोगिता परीक्षा की बात करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जाता है, हलंत पर ध्यान दिया जाता है, अनुस्वार पर भी ध्यान दिया जाता है। तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे इनको, तो हमारे दो शब्द बनेंगे, इससे दो उपसर्ग आएंगे। शब्द क्या उपसर्ग बनेंगे आपके, और एक उपसर्ग है सम और दूसरा उपसर्ग है सद, ये दो उपसर्ग है। और दो उपसर्गों को हमने जो है प्रयोग किया तो मैं के सामने से आ गया तो मैं अनुस्वार में बदल गया, और अनुस्वार में बदल गया तो हमारा शब्द क्या हो गया, संसद हो गया। आप देख लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ पर दो उपसर्ग है, सम उपसर्ग है और सद उपसर्ग है, और दोनों का हमने जब प्रयोग किया तो दोनों का प्रयोग करके एक शब्द बन गया हमारे पास में संसद। तो इस प्रकार से दो उपसर्गों का प्रयोग करके भी शब्द को बनाया जा सकता है और उसका कोई विशेष अर्थ हो सकता है। तो अभिप्राय यही निकलता है कि हमने जो अब तक टॉपिक पढ़े, चाहे हमने संधि का पढ़ा, समास का पढ़ा और अब हम उपसर्ग का पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे शब्दकोश में नए शब्दों को देने में या नए शब्दों का निर्माण करने में हमारी सहायता करते हैं। और जब व्यक्ति को किसी शब्द का निर्माण करने में जो है अच्छाई प्राप्त हो गई या निर्माण करने लग गया, उसके पास में टेक्निक आ गई कि अब वो स्वयं निर्माण कर सकता है किसी वस्तु का, तो ये उसकी उपलब्धि की उच्चता की ओर ले जाता है। तो आप निश्चित मानिए उपसर्गों से आप केवल उपसर्गों को नहीं सीखेंगे, नए नए शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे, नए नए शब्दों को जो है अर्थ ग्रहण करना सीखेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आते हैं उपसर्ग होते कितने हैं भाई। तो सामान्यतः उपसर्ग तो हम यही देखते हैं कि उपसर्ग किसी ने हमको बताया भी नहीं होगा कि उपसर्गों के भी प्रकार होते हैं। तो उपसर्ग हमारे जो है 3 प्रकार के काम में लिए जाते हैं, और वो 3 प्रकार के उपसर्ग कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो आपके जो है हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि ये प्रश्न पूछने योग्य नहीं है, न आज तक किसी ने पूछा है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, केवल हम यहाँ परिभाषा के तौर पर बात कर रहे हैं। तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे प्रथम होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, जिनको हमने संस्कृत से वैसे के वैसे ही ग्रहण कर लिया है, वो उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। उनमें मतलब जो संस्कृत से भी ग्रहण कर लिए गए हैं शब्द, उन्हीं के साथ में मेल करते हैं ये, और उनके मेल से जो नए शब्द बनते हैं उनको हम सीखते हैं। आप सोचिए 22 उपसर्ग हैं
और 22 उपसर्गों में आप अगर एक एक उपसर्ग में अगर 10-10 शब्दों का निर्माण करते हैं तो आप जो है 220 जो है स्वभावतः ही आप शब्दकोश में सीख जाएंगे। शब्दकोश आपका इतना हो जाएगा कि जो है आप 220 शब्द तो केवल संस्कृत के उपसर्गों से सीख गए और उनका आपको ज्ञान हो गया। दूसरे नंबर पर आते हैं हिंदी के उपसर्ग। जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं हिंदी में, वो हिंदी के उपसर्ग हिंदी के शब्दों के साथ में ही लगते हैं और उनको हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्गों में आपके जो है उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, इन सभी उपसर्गों का जो है समावेश कर लिया गया है, क्योंकि हिंदी भाषा एक प्रकार की भाषा है जो सभी भाषाओं को ग्रहण करती है। इसीलिए तो इसका शब्दकोश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पढ़ने वाले, सीखने वाले कहते हैं हिंदी तो अपार समुद्र है। अपार समुद्र है तो हम भी गोताखोर हैं, हम भी जो है एक एक मोती चुनने का प्रयास इसमें से करेंगे। देखिए इस प्रकार से जो है आपका सबसे पहले नंबर का आता है आपका संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ते हैं भाई। संस्कृत के उपसर्गों में देखते हैं, सबसे पहले है प्रय उपसर्ग। प्रय आपके संभावित अर्थ सामने है, आगे, अधिक, ऊपर, विशेष, ये जो है आपके अर्थ देता है, स्वयं का अर्थ नहीं होता है। ये जिस शब्द के साथ में लगेगा वहाँ पर इस प्रकार के अर्थ प्रदान करेगा। तो सबसे पहले हम उपसर्ग में जो है प्रय उपसर्ग देते हैं, और प्रय उपसर्ग में संधि कार्य भी हो भी सकता है। याद रखना इस बात को विशेष रूप से। कुछ शब्द ऐसे आएंगे जहाँ संधि कार्य भी होगा और कुछ शब्द ऐसे आएंगे जहाँ कोई संधि कार्य नहीं होता। उनमें सिर्फ हमको मिला करके रखना होता है और एक विशेष अर्थ लेना होता है। जैसे प्रय उपसर्ग का प्रयोग करके हम जैसे यहाँ पर है प्रय, धन, योग, और आपका शब्द बन गया प्रय, योग, प्रयोग बन गया। योग शब्द के साथ में हमने जो है प्रय उपसर्ग लगाया तो हमारा एक नया अर्थ बना प्रयोग। किसी कार्य पर हम जब शोध करते हैं उसको जो है प्रैक्टिकल में लाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। ऐसी ही आपका शब्द है प्रय, धन, यास। अब यास शब्द का सामान्यतः कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हमने जो है प्रय के साथ में इसका प्रयोग किया तो हमारे सामने शब्द बन गया प्रयास। हम किसी भी कार्य के लिए जो उच्चता प्राप्त करने के लिए करते हैं वो हमारा प्रयास कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रयोग, प्रयास। अब आपका संधि कार्य कैसे होता है? संधि कार्य ऐसे होता है, भाई देखो आपने जो है प्रय, धन, आ, चा, दिए। अब इसमें दो उपसर्गों का प्रयोग है, एक प्रय उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है। एक आपका प्रय उपसर्ग है, प्रय, और दूसरा है आपका आ, और चार ये शब्द लगा हुआ है। अब यहाँ से हमने इसका दोनों का प्रयोग किया, और प्रयोग किया तो प्रय में जो है कौन सा स्वर है भाई, ए स्वर है। देखो संधि कार्य हो रहा है, और संधि कार्य हो रहा है स्वर संधि है, स्वर संधि में दीर्घ संधि है, और हमने इसमें प्रय में से क्या निकाला ए, और सामने क्या रखा है आ। तो दोनों को मिलाने पर हमारे पास में क्या शब्द आ गया, आ गया, और आ गया तो हम दोनों को मिला करके क्या लिखेंगे, प्राचार्य। ये आपका जो है संधि युक्त शब्द बन गया प्राचार्य। और भी ऐसे बन सकते हैं आपका जो है प्रय, धन, अर्थी। अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, अर्थी का अर्थ ग्रहण करने वाला। अब जो है जब दोनों को मिला देते हैं तो वहाँ पर जो है शब्द बढ़ जाता है अप्लाई करने वाला। प्रार्थी का मतलब हम किसी फॉर्म को जो है अप्लाई करते हैं, उसको करने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रार्थी कहते हैं। तो वो आपका प्रार्थी है। प्रय, धन, अर्थी से आपका क्या हो गया, प्रार्थी हो गया। इसी प्रकार से प्रय, धन, आरंभ, इसमें भी दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ। रंभ शब्द है, आ उपसर्ग लग गया, प्रय उपसर्ग लग गया, और आपका शब्द क्या बन गया, प्रारंभ। देख लीजिए। तो आप इस प्रकार से उपसर्गों को लगा करके शब्दों से नए नए अर्थों को जो है विकसित करने में समर्थ हो जाते हैं। दूसरे नंबर का उपसर्ग आता है आपका परा उपसर्ग। परा उपसर्ग ध्यान देने योग्य है। परा उपसर्ग का प्रयोग प्राय
व्यंजन शब्द के साथ में ही होता है। इसका उपसर्ग का प्रयोग व्यंजन शब्द के साथ में होता है, स्वर शब्द के साथ में नहीं होता है। जैसे आपका शब्द है पराजय, जय शब्द के साथ में हमने परा उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया? पराजय। ऐसे ही पराभव और ऐसे ही परामर्श। हम किसी से जो है व्यवहार में कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज लेते हैं, चर्चा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। तो आपका पराजय, पराभव, परामर्श और भी शब्द बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। पराभूत, ये शब्द भी बनता है। पराभूत, पराभव, ये आपके जो है द्वितीय शब्द के रूप में, क्योंकि इसका अर्थ क्या हो, सामान्य अर्थ क्या होता है? विपरीत, पीछे या अधिक। लेकिन यहाँ इसने उल्टा भी कर रखा है, विपरीत भी कर रखा है, इसमें कमी भी कर रखी है, इसमें जो है साधारणतः जो वहाँ अर्थ दे रखा है वो अर्थ मेल ही नहीं खाता है। तो आपका जो है परामर्श, पराभूत, पराभव, ये परा उपसर्ग लग करके आपका जो है शब्द तैयार हो गए। इसी प्रकार से यहाँ कोई किसी में कोई संधि कार्य नहीं हुआ। अगला आता है आपका अप। अब अप जो शब्द है ये बुरा और विपरीत अर्थ देता है। जैसे आपने मान शब्द के साथ में अप शब्द का प्रयोग कर दिया, अप धन मान, तो शब्द क्या बन गया आपका? अपमान। अपमान। ऐसे ही यश के साथ में जो है अप का प्रयोग कर दिया तो आपका शब्द हो गया यश, अपयश। तो अपमान, अपयश, अपमान, अपयश। इसी प्रकार से आपका जो है अपशब्द, अगर आपने किसी से गलत शब्द का प्रयोग किया है तो वह व्यक्ति क्या कहेगा? मेरे से अमुक व्यक्ति ने शब्दों का जो है प्रयोग किया है, अपशब्द बोले हैं। तो अप उपसर्ग लग करके अपमान, अपयश, अपशब्द। अगले उपसर्ग की ओर बढ़ते हैं हम, तो आपका आता है सम उपसर्ग। सम का मतलब जो है यहाँ सम, अच्छी तरह, पूर्ण। लेकिन ये मैं है, इसके अंदर हलंत है। मैं कैसा है? हलंत है। अब मैं हलंत है तो आपने जो है संधि में देखा होगा कि अगर मैं के सामने कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण आएंगे तो उसके पंचम वर्ण में बदल जाएगा। और अगर जो है आपके अंतस्थ और ऊष्म वर्ण अगर सामने आते हैं तो यह अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे आपका जो है सम धन जय, यह शब्द है। तो जय कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण में आता है? सामने है। तो ये मैं जो है आपका पंचम वर्ण में बदल जाएगा जय के में, और शब्द बन जाएगा आपका संजय। ये शब्द बन गया। इस संजय शब्द को आप चाहो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार से लिखने में भी कोई त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि मैं के स्थान पर क्या हो गया? अनुस्वार बन गया, और अनुस्वार बनने से आपका क्या हो गया? संजय। इसी प्रकार से आपका जो है सम धन तोष, और जो है अगर हम दोनों को मिला के लिखते हैं तो हमारा शब्द बनेगा संतोष। कल के दिन पूछा जाए कि संतोष में कौन सा उपसर्ग है, तो संतोष में आपका सम उपसर्ग है। जबकि यहाँ अगर देखोगे तो आप दिखाई नहीं देगा, आपको न दिखाई दे रहा है। जहाँ अनुस्वार दिखाई दे रहा हो वहाँ तो आप जो है अलग करने में दिक्कत महसूस होगी अगर संधि आपको नहीं आती है तो मेरा प्रमुखता से जोर यहाँ पर उपसर्गों में संधियों पर ही है। तो संतोष शब्द बन गया। इसी प्रकार से आपका अगर जो है सम धन वाद, ये हो गया, और समधनवाद से आप जो है मिलाकर के क्या बनोगे? संवाद। अब संवाद क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि सामने वे आ गया, और वे वर्ण के आ जाने से आपका जो है मैं अनुस्वार में बदल गया, क्योंकि वे का कोई पंचम वर्ण नहीं होता है, इसलिए जो है संवाद। इस प्रकार से आपका शब्द बन जाता है, और ये हो गया आपका संवाद। इसी प्रकार से अगर जो है सम धन अक्षर,
ये है आपका समधन अक्षर शब्द है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ए है और ए एक स्वर है, और ए एक स्वर होने से यहाँ पर व्यंजन जो है आधा है, और आधा व्यंजन होने के कारण ये जो ए है इसमें आकर के मिल जाएगा, और आकर के मिल जाएगा तो ये हमको पूरा दिखाई देगा, और पूरा दिखाई देगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सा म छ रे, समक्षर। देख लीजिए ये ए इसमें आकर के मिल गया और मैं पूरा हो गया, और आपका हो गया समक्षर। समान अक्षर जिसमें हो उसको हम क्या कहेंगे, समक्षर कहेंगे। तो मुख्यतः संधियां अगर आपको सही तरह से आती हैं तो आप इनमें से नए नए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो अब जो है हम अगले उपसर्ग पर बढ़ते हैं, और अगला उपसर्ग जो है आपका आता है अनु। अनु उपसर्ग में संधि कार्य जरूर होता है अगर साथ में कोई स्वर आ रहा है, और अगर स्वर नहीं आ रहा है, सामने व्यंजन आ रहा है तो कोई संधि कार्य नहीं होगा। अर्थ है पीछे और समान। अब पीछे और समान का मतलब क्या होता है, जैसे आपका शब्द है गामी शब्द के साथ में लग करके अनु उपसर्ग लगा हुआ है, और अनु उपसर्ग लगा हुआ है तो अनुगामी बन गया। अनुगामी का मतलब होता है कि जो किसी व्यक्ति का अनुसरण करता है, पीछे पीछे चलता है, उसके आचरण के अनुसार चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुगामी कहते हैं। तो ये पीछे पीछे चलने का जो है अर्थ दे दिया। और अगर आपका जो है समान अर्थ देने का जो है शब्द है, जैसे हमने कहा समान शब्द देता है, तो आपका शब्द है अनुरूप। और अनुरूप का मतलब होता है एक व्यक्ति के अनुसार दूसरे व्यक्ति का रूप भी उस प्रकार का होना अनुरूप कहलाता है। तो ये आपका अनुरूप, रूप के अनुसार रूप, पहले वाले का जैसा रूप है वैसे ही दूसरे वाले का है, तो हम दोनों को समकक्ष व्यक्ति बताएंगे कि ये दोनों अनुरूप हैं। तो ये अनुगामी अनुरूप। लेकिन संधि कार्य कैसे होता है, संधि कार्य ऐसे होता है, देखिए भाई हमने जो है लिखा अनु धन ए, हमने ये लिखा अनुधन ए लिखा। अब अनुधन ए लिखा तो अनु में से हमने क्या निकाला, ऊ निकाल दिया। ऊ निकालने पर न कैसा रह गया भाई, आधा रह गया। अब ये एक ऊ के स्थान पर क्या हो गया, वह हो गया, और वह हो गया तो वह में हमने जो है वह आधा है, और वह में हमने क्या मिला दिया, ए मिला दिया। तो ये तो वह पूरा हो गया, और न कैसा रह गया, आधा। अब हम दोनों को मिला करके लिखते हैं, मिला करके लिखेंगे तो हमारे पास में शब्द बनेगा अन्वय। अब दिक्कत कहाँ, दिक्कत यहाँ है कि जब हमसे अनु उपसर्ग पूछा जाता है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो हमको अन्वय में अनु दिखाई नहीं देता है, आधा नहीं दिखाई देता है। और आधा नहीं दिखाई देता है तो हम समझ नहीं पाते कि इसमें अनु उपसर्ग हो सकता है। तो ये हम कैसे समझेंगे, संधि कार्य करके हम दोनों, क्योंकि उपसर्ग से अगर जो है पूछा जा रहा है तो इसका मतलब इसमें भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, और शब्दों का प्रयोग हुआ है तो निश्चित रूप से 2-3 शब्द होंगे, एक से अधिक उपसर्ग होंगे, तो वहाँ पर हमको उनमें अगर संधि कार्य हो रहा है तो संधि को भी निकालना होगा। और संधि को हमने निकाल लिया तो हमको यह ज्ञात हो जाएगा कि इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तो यह आपका क्या बन गया, अन्वय बन गया। इसी प्रकार से जो है अनु धन इच्छक, ये शब्द है, सामने आ गया ई। अब ई शब्द आ गया सामने तो जो है अनु में से हमने वही वो निकाला, वो के स्थान पे क्या हो गया, वह हो गया, तो न कैसा रह गया, आधा रह गया। इस ई को जो है वह में मिला दिया, और जब हम दोनों को मिला करके लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा अनवीक्षक, अनवीक्षक। देख लीजिए, तो यहाँ पर भी अनवीक्षक में हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है भाई, तो हमको यहाँ पर अनुस्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और अनुस्पष्ट नहीं दिखा रहा है तो हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए संधि कार्य करने पर आपको ज्ञात हो जाएगा कि इसमें अनवीक्षक में अनु उपसर्ग है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहाँ अनु उपसर्ग होता नहीं है लेकिन फिर भी आपको अनु उपसर्ग दिखाई देगा। ऐसा भी एक उपसर्ग आता है जहाँ पर जो है उसका प्रयोग करने पर वहाँ अनु उपसर्ग दिखाई देता है लेकिन अनु उपसर्ग होता नहीं है। बता देता हूँ, यहीं पर आगे आएगा, वहाँ पे बताएंगे आपको, यहीं बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा अनुपम, यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है अनु, लेकिन यहाँ अनु उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो अलग अलग करने पर पाएंगे कि अन उपसर्ग होता है जो नकारात्मक होता है, जो है नकारात्मक यानी अभाव अर्थ दिखाता है, और अभाव अर्थ दिखाता है
तो इसके सामने हमने उ प में, ये उपम शब्द है। उपम का मतलब होता है उपमा देना। अब जो है इस ऊ को हमने जब इसमें मिला दिया तो न आधा है और यहाँ ऊ है, अब इसको मिलाएंगे तो आपका शब्द क्या बनता है भाई? अनुपम बनता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से में अनुपसर्ग है, तो इसमें तो अनुपसर्ग है ही नहीं, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है आपको? अनुपसर्ग दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, ये विशेष रूप से ध्यान रखना इन चीज़ों को कि जब हम 4 ऑप्शन किसी विकल्प में डालते हैं तो विकल्प में जो है जो दिखाई दे रहा है सामान्य उपसर्गों के विषय में, जो हमको विकल्प में दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं, और जो नहीं दे रहा है उसमें आपको उपसर्ग देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों को अलग अलग करना ही, केवल उपसर्ग सीख जाने से ही कुछ नहीं होता कि हम जहाँ उपसर्गों को जानते हुए क्रय उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है, अनु होता है, इनका शब्दों में प्रयोग करना ही विशेषता है और वही हमसे व्याकरणात्मक दृष्टि से पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगला उपसर्ग आता है आपका अव, और अव उपसर्ग सीधा ही उपसर्ग है। और अव उपसर्ग देखिए आप, अव में जो है अव उपसर्ग लगाया तो आपका क्या बन गया? अवगुण। गुण के साथ में क्या लगाया? अव, ये विपरीत अर्थ दे रहा है तो आपका क्या बन गया? अवगुण। ऐसे ही आपने अव और ताप, इसमें भी अव उपसर्ग लगा हुआ है। इस प्रकार से अव मानना, अवमानना, किसी की आज्ञा का पालन नहीं किया उसे क्या कहा जाता है? अवमानना कहा जाता है। तो ये आपका अव उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट उपसर्ग आता है आपका निस। निस में ध्यान देना, निस में से लगा हुआ है, और निस में से लगा हुआ है तो इसका मतलब ये दंतव्य से है, लेकिन जैसा शब्द आएगा वैसा ही ये से जो है परिवर्तित हो जाएगा। अगर जो है कोई तालव्य वर्ण आएगा तो ये से जो है तालव्य में बदल जाएगा, और अगर कोई मूर्धन्य वर्ण आएगा तो ये से जो है आपका मूर्धन्य में बदल जाएगा, और अगर जो है ऐसे ही दंतव्य वर्ण आएगा तो ये दंतव्य में बदल जाएगा। अर्थात कहने का अभिप्राय संधि कार्य पूर्ण रूपेण होगा। हम देख लेते हैं कैसे होता है पूर्ण रूपेण। ऐसे होता है भाई, आपका लिखा आपने निस उपसर्ग है, निस। अब निस उपसर्ग में आपने जो है संधि कार्य किया तो आपका जो है क्या बन गया? निश्चय। देख लीजिए, आपका उपसर्ग है निस और आपने जो है चय शब्द लगा दिया। अब चय शब्द कैसा है? तालव्य है, जो हम संधियों में पढ़ चुके हैं। चय शब्द आपका तालव्य है, तो ये दंतव्य से जो था यहाँ पर, ये किस में बदल गया? तालव्य से में बदल गया, और आपका शब्द क्या हो गया? निश्चय। कल के दिन ऑप्शन में आता है तो ऐसा निस करके भी आपको जो है उपसर्ग लगा देगा कि भाई निस, निस और निस, ऐसे तीनों ही बना के दे देगा। अब आपको जो है लगेगा निश्चय में तो ये वाला से रखा हुआ है, तो हो सकता है निश्चित रूप से यही उपसर्ग हो, लेकिन ये उपसर्ग नहीं है। और आपका जो है ये वाला उपसर्ग भी नहीं है। कौन सा है भाई? ये वाला है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें इस चीज़ों को कि जो है जो उपसर्ग पूछा गया है उसकी प्रकृति को देखें, शब्द को देखें, किस प्रकार से वो शब्द लगा है तो आपका निश्चय हो गया। ऐसे ही आपका नि से धन छल, ये है, और हम संधियों में पढ़ चुके हैं शब्द को, और वहाँ आपका शब्द जो दोनों को मिला के लिखेंगे तो आपका बन जाएगा निश्चल। ये बन जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है अगर दंतव्य वर्ण आता है तो आपका जो है जैसे नि से धन तेज, तो ये ऐसे कैसे प्रयोग हो जाएगा? तो आप शब्द बना दोगे निस्तेज, ये हो गया भाई आपका निस्तेज। तो ये आपका दंतव्य से का यहाँ पर प्रयोग हो गया और आप शब्द बन गया आपका निस्तेज। इसी प्रकार से अगर जो है नि से धन काम, ये निष्काम, अब निष्काम शब्द है तो निष्काम शब्द को हमने मिला करके लिखा तो यहाँ पर ये जो है नि, ये से जो है कै की वजह से मूर्धन्य में बदल गया और आपने इसको मूर्धन्य कर दिया और शब्द हो गया आपका निष्काम। निष्काम ऐसे लिखा जाता है। तो हमको दिखाई तो जो है मूर्धन्य दे रहा है, लेकिन वास्तव में उपसर्ग कौन सा है? निस उपसर्ग है। तो ये मित्रों ध्यान रखें इस बात का कि जो है किस प्रकार से मूर्धन्य हुआ है, और ये सब हमको कब आएगा? जब हम संधि पूर्ण रूपेण पढ़ चुके होंगे। कहने का अभिप्राय कि आप जो है अगर संधियों को अच्छी तरह अध्ययन किया है या कर रहे हैं, कर लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से उपसर्गों का ज्ञान भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निरुपसर्ग। निर का मतलब होता है बिना और बाहर, बिना और
बाहर। अब ये है आपका निरुपसर्ग, बिना और बाहर। देखिए इसमें जो है गुण शब्द का प्रयोग कर दिया, निर धन गुण, और आपका जो है शब्द हो गया निर्गुण। याद रखना मित्रों, जब रे आधा होता है तो बाद वाले वर्ण के माथे पर चढ़ जाता है और हमने शब्द लिख दिया निर्गुण। इसी प्रकार से आपका जो है निर प्लस धन, और आपका जो है शब्द बन गया निर्धन। इसी प्रकार से आपका जो है निर धन जन, से बन गया आपका निर्जन। और अगर इसके सामने स्वर का प्रयोग हो जाए तो निर धन अक्षर। अब ये रे आधा है लेकिन सामने क्या आ गया, स्वर आ गया, और स्वर आने से आपका जो है निर जो है रे में क्या आ गया, ए, और जब ए आ गया तो हम दोनों को मिला करके लिखेंगे। दोनों को मिला करके लिखने में ये रे जो है पूरा हो जाएगा और हम इसको लिखेंगे निरक्षर। जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है वह आपका क्या हो जाएगा, निरक्षर। इसी प्रकार से और बता देता हूँ आपको, शब्द है निर्धन उपम। ये शब्द है निर्धन उपम, निर्धन उपम है। अब आपने जो है ये उ प में ये लगा हुआ है तो यहाँ पर रे आधा है और सामने क्या आ गया, स्वर। अब ये उ आया है तो रे में क्या लग जाएगा, उ लग जाएगा और रे पूरा हो जाएगा। और रे पूरा हो जाएगा तो आप इसको शब्द को कैसे लिखेंगे, नी रू, आधा है छोटा है छोटा, निरू में। निषेधात्मक जिसकी कोई उपमा नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, निरूपम कहेंगे। तो आपको देखने को मिला कि जो है बिना बाहर ये अर्थ आते हैं, विपरीत अर्थ आता है। तो निर के साथ में हमने उपम शब्द का प्रयोग किया तो हमारा शब्द क्या बन गया, निरूपम बन गया। इसी प्रकार से आपका जो है नी रे धन इच्छक, ये है, इसमें ई आकर के मिल गया। तो ई आकर के मिल गया तो शब्द क्या हो गया आपका, नी री छ के। इससे आपका यह भी ज्ञान प्राप्त होता है आपको कि ईक्षक शब्द होता है और ईक्षक से रे में बड़ी की मात्रा आएगी, अन्यथा उच्चारण दोष के कारण लोग क्या करते हैं, निरीक्षक निरीक्षक बोल करके रे में जो है छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं जो नहीं होती है, और आपका शब्द क्या बन गया, निरीक्षक। जो निरीक्षण करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, निरीक्षक कहते हैं। तो ये आपका निर उपसर्ग हो गया। अगला उपसर्ग आता है आपका दुष् उपसर्ग। दुष् का अर्थ भी क्या होता है, बुरा, विपरीत, कठिन होता है। तो देखो दुष् में भी वही स्थिति होती है क्योंकि यहाँ पर साथ में क्या है, वही से, लेकिन अब जैसा शब्द आएगा उसी शब्द के अनुसार ये जो है आपका दंतव्य से में, मूर्धन्य से में और तालव्य से में बदल जाएगा। दुष्, जैसे आपका शब्द है दु से धन चय, ये है। अब आपने जो है दुष्य शब्द को मिलाकर के लिखा तो सामने चय आ गया तो आपका हो जाएगा दुश्चय, ये हो जाएगा। ऐसे ही जो है आपने लिखा दो से धन कर्म, कर्म लिख दिया, आपका क्या हो गया, यही मूर्धन्य से में बदल गया और आपका क्या बन गया, दुष्कर्म, ये बन गया। इसी प्रकार से आपने जो है दो से धन टे ये किया, यही शब्द आपका क्या बन गया, दुष्ट, ये बन गया आपका दुष्ट। तो यही से आपका किसमें परिवर्तित हो गया,
मूर्धन्य स में परिवर्तित हो गया, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो गया। तो हमको संधियों का ज्ञान रखते हुए उपसर्गों का चयन करना होता है, उपसर्गों का निराकरण करना होता है। चलिए नेक्स्ट उपसर्ग पर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट उपसर्ग है दुर, और यहाँ पे भी ये कठिन, बुरा, विपरीत अर्थ आया। और दुर का जो है दो रे और सामने आ गया